नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में हम किस किस एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी बेनिफिशियल रहेगी। तो वो एसएससी की जो भी एग्जाम, जीडी का एग्जाम होने वाला है, सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, तो इन दोनों के लिए आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उनको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहली बात कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप आराम से उन चीजों को कर पाओ, और वो भी कम समय में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टाइम खराब नहीं करेंगे। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो छूटे नहीं। तो अवि और अर्णव 24 दिन में एक मिलकर कार्य को कर सकते हैं। अवि अर्णव से 3 गुना दक्ष है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अवि और अर्णव। चीजों को समझते चलना और वैसे ही आपको करनी है एग्जाम में। अब ये कह रहा है कि अभी अर्णव से 3 गुना ज्यादा दक्ष है। अगर ये 3 काम करता है तो ये 1 काम करता है। ये एफिशिएंसी है इनकी। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं कि टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो एक दिन में ये 4 काम कर लेते हैं दोनों मिलकर के। और काम दोनों मिलकर के कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 24 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा? 96। ठीक है, 96 होगा। यदि उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य किया और फिर अर्णव ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जब ऐसा क्वेश्चन आया कि 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, और किसने छोड़ा? यहाँ पर अर्णव ने। तो उससे काम पूरा करवा दिया करो। अगर वो 4 दिन काम और करता तो कितना काम कर लेता? तो 4 काम और कर लेता। काम अभी भी पूरा हुआ है ना, तो अभी कितने दिनों तक कार्य करेगा ये पूछा है। काम तो अब भी पूरा होगा। और क्यों? क्योंकि उसका काम जो है वो कौन करेगा? वो अभी करेगा। ठीक है, तो यही कह रहा हूं, जो वो काम छोड़ के गया है वो काम कौन करेगा? अभी करेगा। तो कितने दिन में? अभी ने कितने दिन तक काम किया ये पूछा है। तो हम करवा देते हैं अर्णव से 4 दिन काम, और अगर करवा देते तो अर्णव 4 दिन में 4 काम और कर लेता। टोटल काम कितना होता? 100। अगर टोटल काम 100 होता और दोनों ही मिलके कर रहे हैं ना, अब तो 4 दिन इससे भी करवा दिया अर्णव से, तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर के? 4 काम करते हैं। तो कितने दिन लगे होंगे? 25। ठीक है, यानी अभी ने टोटल कितने दिन तक काम किया होगा? तो 25 दिन तक काम किया होगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। चीजें बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको एग्जाम में अप्रोच इनको कैसे करना है वो चीजें आप सीखते चलें। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित रेखा आरेख को आप पिछले महीने विकास मोटर्स के द्वारा बेची गई बाइक्स की संख्या को दर्शाता है। ये रेखा आरेख आपको पिछले महीने बेची गई बजाज बाइक, तो आपको यहाँ पर देखना है कि बजाज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बजाज बाइक्स का बोल रहा है, तो बजाज कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बच्चे। ये जो बजाज बाइक्स हैं और हीरो बाइक्स की बिक्री की कितने प्रतिशत अधिक है? तो बजाज बाइक कितनी बिकी है? 45। हीरो बाइक्स कितनी बिकी है? 35। तो ये पूछ रहा है कि बजाज बाइक जो है यानी कितनी, 45 जो है वो 35 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आप कहोगे कि जी 10 अधिक है। किस पर? 35 पर। ठीक है, गुना में 100% करके आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो कैसे करोगे? फ्रैक्शन पे इसको 5 पे काटोगे 2, इसको 5 पे काटोगे 7, और 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7 होता है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 28 से ही 4/7 होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 28.57 होती है। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 सही 4/7 हो जाएगा। तो 4/7 क्या होता है? तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा ये? तो पहले 5 पे जाएगा, फिर 7 7 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, उससे आगे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बचेगा, 7 चौके 28, लेकिन उससे आगे करना ही नहीं है। 28.57 आपको दिया हुआ है, तो यही आपको आंसर करना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करना बच्चे कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले
वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को करके देखा करो, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीजें आपको पता चल जाएगी कि आप क्वेश्चन को कितने टाइम में कर रहे हो और कितने टाइम में क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है राजू की आय मंजू की आय से 20% अधिक है। राजू की आय और मंजू की आय, यहाँ पर दो लोगों की आय के बारे में जिक्र किया गया है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये है राजू और ये है मंजू। अब राजू की आय मंजू की आय से पूछा तो आप मंजू की आय 100 मान लो और राजू की आय 20% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब कह रहा है कि राजू की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि हम कर देंगे। तो 120 का 25% यानी 1/4 करेंगे 120 का, तो कितना होता है, 30 होता है। और मंजू की आय में 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि कर देंगे। 40% की वृद्धि का मतलब क्या है, 100 का 40%, तो 40 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि जी इनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो संयुक्त आय में वृद्धि कितनी हुई है, टोटल 70। तो कितने पर होगी, तो संयुक्त आय दोनों की मिलाएंगे, कितनी हो जाएगी, 220। 70 की वृद्धि 220 पे, इसको काट देता हूं मैं, 1/22 कितना होता है, 1/22, तो 22 चौके कितना होगा, 88 होगा। तो 4 से ही बचा कितना, 12 बचा ऊपर 22 नीचे, इसको काटेंगे तो 6/11 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 7 चौके 28 होगा ना। और अगर इसको और 7 से मल्टीप्लाई करूं, 6 को भी तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छके 42/11, यानी 28 प्लस में 11 तो ये 33 होता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, 28 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 31, यानी 31 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, 31.81%। तो आप इस तरह से जा सकते हैं। आपको देखना है कि ऑप्शन अगर दूर दूर है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब बकायदा आपको क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 70/220 गुना में 100%, ये भी कर सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जीरो से एक जीरो कट जाती, यहाँ पे 11 पे कटता और यहाँ पे 50 पे कटता, ठीक है। ये कितना हो जाता, 7 5 35, 350/11। अब भी करते तो भैया आता, 11 3 33, बचेगा कितना, 2, 11 1 कम 11, बचेगा 9, 11 नहीं में 88.8, ठीक है, बचेगा 2, 11 1 कम 11, ठीक है, तो 31.81 आ जाएगा। तो आंसर वही आना है, लेकिन आपको खेल क्या होता है बच्चे, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के ज्यादा रहते हैं, टाइम आपका कम रहता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम, सीएचएसएल के लिए आपको प्रॉब्लम रहती है और सीजीएल के लिए तो आपको पता ही है कि रहती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें कुछ नहीं, सिंपल आपका जोड़ का क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से तो। हाँ, निम्नलिखित आरेख T20 विश्व कप में 4 मैचों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। अब आपको ये बताना है कि सबसे सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखो कि 4 लोगों का है, यहाँ डाटा 5 का दे रखा है, तो 4 लोगों के बारे में किस पूछा है, किस किस का, विराट, रोहित और राहुल और सूर्य का। तो पांड्या का क्यों जोड़ेंगे फिर, जब पूछा ही, अगर आपको ऑप्शन में ही 4 दिए हुए हैं तो उन 4 में से ही कोई एक होगा ना। तो हम डायरेक्ट इसका ये जोड़ लेते हैं पहले, 2.5 के अंकों वाला, 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, यहाँ 140 प्लस बन रहा है कुछ। अगर ये इसके आसपास ही नहीं बनेंगे बाकी तो और जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर कितना, 6 3 9 और 1 10, ये 100 के आसपास बन रहा है। ये 2 और 1 3 और 5, 8 और 3 11, ये 110 के आसपास बन रहा है। ये 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 11, ये भी 110 के आसपास बन रहा है। तो अब ये तो है नहीं कि 4 आंकड़ों को जोड़ें तो वो 140 को भी क्रॉस कर जाएगा इनमें से किसी में, तो ये इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो विराट कोहली ने, ठीक है। टोटल जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8 और 2 10, 150, 158 हो जाएगा इसका, तो स्कोर 158 है, इनका इससे कम ही मिलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जोड़ने की जरूरत नहीं है, विराट का आपका सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो जोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपका टाइम सबसे ज्यादा कीमती है और हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीजें हम यहाँ पर सीखें। इस क्वेश्चन को देखो भाई, एक प्राथमिक विद्यालय में 150 विद्यार्थियों के लिए 41 दिन का भोजन उपलब्ध है। 150 विद्यार्थियों के लिए 41 दिन का भोजन है, यानी टोटल भोजन इतना है, ठीक है। अब कहता है कि 27 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं, शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। जो ये टोटल भोजन था ये इतना ही था,
ठीक है, तो इसके इक्वल लिख देता हूं मैं। अब 27 विद्यार्थी उसमें से चले गए तो बचे कितने, तो मैं यहाँ पर बचे हुए विद्यार्थी लिखूंगा कि वो कितने 123। और कितने दिन तक भोजन चलेगा, तो उसको मान लेता हूं मैं डी। तो ये बराबर ही होगा ना, ये भी टोटल भोजन है और ये भी टोटल भोजन है। इसको काटोगे किस पर, 3 पर कटेगा। 41 थी 123 होता है, और इसको 3 पे काटोगे तो 50 पे कट जाएगा। 50 थी 150 होता है, तो डी बराबर क्या आ गया 50। तो यही आपका आंसर होगा, 50 दी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चे, सिर्फ आपको दिमाग चलाना है कि करना कैसे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है सब कुछ, और ये लंबा चौड़ा आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि क्या करना है। ठीक है, इसको करना कैसे है। निम्नलिखित वृत्ता के आलेख में आपको दिया परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों की संख्या को दर्शाता है कि परीक्षा में विभिन्न विषयों में कितने कितने छात्र बैठे, उनको डिग्री में दर्शाया, 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ। परीक्षा में कुल 720 छात्र बैठे। अब पूछ क्या रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें ये 720 को यूज करना है कि नहीं करना है। गणित में छात्रों की संख्या बंगाली में छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो प्रतिशत में जब पूछा है, रेशो में जब पूछा हो, प्रतिशत में जब पूछा हो, तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होता। हम यहाँ पर डिग्री में देख लेते हैं कितना कम ज्यादा है। ठीक है, गणित में छात्रों की संख्या आपसे पूछी है, एक सेकंड पे, गणित में छात्रों की संख्या आपसे पूछी है, तो आप क्या करोगे, गणित वाले देख लोगे, और बंगाली में पूछी है तो बंगाली वाले में डिफरेंस कितना है वो हम देख लेंगे यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, गणित में 35 डिग्री दिया हुआ है, ये यहां पर दिया हुआ है। गणित में 35 डिग्री है और बंगाली में 55 डिग्री है, तो कितना कम, 20 डिग्री कम है। अब पूछा किस पे है, तो बंगाली में छात्रों की संख्या से, तो बंगाली में कितना है, 55 है, इससे पूछा है। तो 5 पे काटेंगे 4 आएगा, 5 पे काटेंगे 11 आएगा। 4/11 1/11 होता है, 9 से ही 1/11। ठीक है, 4/11 तो 9 चौके 36 से ही 4/11 हो जाएगा। ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये रहा एक ही ऑप्शन है आपका 36.36 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना, हमने कोई 720 का यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इन चीजों को आपको समझना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत जरूरी है ये, और यही चीजें सिलेक्शन होने और ना होने में रोल प्ले करती है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे करना है। कह रहा है कि मध्यानुपाती, जब भी आपसे मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए, तो जो पूछा जाए वो मान लेंगे हम। एक संख्या है 8.75, दूसरी तो मध्यानुपाती तो पूछा है तो x मान ली हमने, तीसरी तो 1.4। अनुपाती का मतलब क्या है कि इनको अनुपात में लिखना है, तो लिख देते हैं 8.75 अपॉन x, और इन दोनों का अनुपात तो बराबर होना चाहिए x बटे में 1.4। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8.75 इंटू 1.4। x की वैल्यू आपको चाहिए, तो रूट 875 अपॉन 100 इंटू में 14 अपॉन 10। तो नीचे 3 जीरो आ रही है, इस 10 को काट लेता हूं बस मैं, एक ये कटेगा 7 पे, ये कटेगा 5 पे, इसको काटूंगा 5 पे तो 175 आएगा ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ऊपर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 175 इंटू 7 अपॉन 100। 100 का रूट तो 10 हो जाएगा भाई, यहां पर 7 है और यहां पर, तो 25 साते कितना होता है, 25 साते होता है 175, और गुना में 7। तो इस रूट में से अगर मैं एक 7 को बाहर निकाल लूं, और 25 में से किसको बाहर निकाल सकता हूं, एक 5 को बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या निकलेगा बाहर, 35 निकलेगा। और 35/10 कितना होगा, 3.5 होगा। तो ये आपका आंसर होगा।
तो अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट इंटू में रूट नहीं, एक्स इज इक्वल टू करोगे फिर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों संख्याओं की गुना होती है 8.75 इंटू में 1.4, ठीक है, और इसका रूट करके आप निकाल दोगे। और कैसे आपको करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, इसको वापस से 175 को 7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 25 का एक 5 बाहर आएगा और 7 बचा, 7 गुना 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, दो दो के पेयर बन रहे हैं तो उनमें से एक एक बाहर आ जाता है रूट में, ठीक है। बस ऐसे करना है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करके उनको सिंपल तरीके से आपको करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। ठहराव के साथ एक स्थानीय बस की गति दी हुई है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस 7.5 मिनट और प्रति घंटे 2 बार रुकती है। बिना रुके बस की गति क्या है, ये आपको बताना। 1 घंटे में भाई वो 45 किलोमीटर तो चल गई, ठीक है, और 7.5 मिनट 2 बार रुकी तो कितने मिनट रुकी, 15 मिनट रुकी। यानी 1 घंटे में कितने मिनट चली है, 15 मिनट 1 घंटे में रुक गई, यानी 45 मिनट चली और उस 45 मिनट में 45 किलोमीटर चली है। तो ये पूछ रहा है कि जी बस की गति क्या है बिना रुके, अगर वो रुकती नहीं तो क्या गति होती। तो अगर 45 मिनट में, अगर वो 45 मिनट में 45 किलोमीटर चल रही है तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। अगर 15 मिनट ये रुकती नहीं तो 15 किलोमीटर और चलती, ठीक है, 15 किलोमीटर इधर जोड़ेंगे ना, 15 किलोमीटर और चलती तो टोटल कितना होता, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार होती, ठीक है। आप ये कहोगे कि जी यहाँ पर अगर 45 नहीं होता तो क्या करते, 45 मिनट में चलती है 45 किलोमीटर, 45 बटे में 45 किया है हमने, और तो 60 मिनट में कितना चलेगी ये बताना है। तो ये काट करके ये ऐसे निकाला है बच्चे 60, यहाँ पर जो भी होता वो हम काट करके निकाल लेते, तरीका यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 45 45 इक्वल था तो एक की वैल्यू 1 आ गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको चीजों को समझना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। आपने देखा कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। मानव ने 2 वस्तुओं का 1008 रुपए में खरीदी है, उनमें उसने एक को 20% की हानि पे और दूसरी को 44% के लाभ पे बेच दिया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर ये बोला है कि विक्रय मूल्य समान है और जो टोटल दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, क्रय मूल्य का दिया हुआ है, खरीदी है उसने, उसमें जिस वस्तु के लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या था, पूछा भी ये क्रय मूल्य क्या था। तो आप ये मान के चलो कि अगर पहली वस्तु में ये कहता हूं 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था, तो उसने हानि पर बेची, ये अगर सीपी है तो एसपी क्या होगा, हानि पर बेची, कितनी हानि पर बेची 20% की, तो उसका 80 रुपए का हो जाएगा भी एसपी, ठीक है। 100% का 20, 100 का 20% कम कर देंगे, 80 रुपए हो जाएगा। और दूसरी वस्तु का सीपीवी मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए था, ठीक है। ये इक्वल मान रहे हैं, अभी जो चीज इक्वल दी है वही इक्वल करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखो, अगर ये 100 रुपए था तो ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर 44% का प्रॉफिट हुआ, बिकी कितने में 144 में, तो एसपी 144 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर रेशो कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 काट देता हूं, 10:8 आ रहा है एसपी। और यहां पर कितना आएगा, तो अगर मैं 2 पर काटता हूं तो ये 50 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। अब करना क्या है, हमें करना है विक्रय मूल्य को समान, यानी एसपी को समान करना। ये 72 है, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करूं, तो इसको बेहतर बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, और अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया ये 72 हुआ, तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया 9 से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य जो लाभ पर बेचेगी उसका कितना है, और क्रय मूल्य हमें टोटल दिया हुआ है 1008, तो यहां से 90 रुपए ये, अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया ना 72 72, तो 90 रुपए ये और 50 रुपए ये, 140 रुपए जो है वो अगर आपका क्रय मूल्य था तो ये 72 72 आपका विक्रय मूल्य है।
ठीक है, लेकिन 140 नहीं है, दिया हुआ है क्रय मूल्य तो 1008 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1008 बटे में 140। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपसे पूछा है कि जो लाभ पे बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना है, तो रेशो में कितना, 50 है, तो हमें 50 की वैल्यू चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 14 सत्ते 98 होता है और 14 दूनी 28 होता है, ये कटेगा 72 पे, और 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है। आई बात समझ में भाई? साफ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड पे फिर वैसे का वैसे ही चला जाता है, अगर साफ ना करूँ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए रब कर देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए भाई, जो छुपा हुआ है, जो आपको नहीं दिख रहा बोर्ड के नीचे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन वहां से शायद नहीं पूछा गया। क्या है, हाँ, पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र से पूछा गया, तो वो दोनों शुरुआत में है। ये कह रहा है कि ये 4 राज्यों का फ्रेंच, जर्मन और डच बोलने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। यदि पश्चिम बंगाल में डच भाषी लोगों की संख्या में 25% की वृद्धि और महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेस्ट बंगाल, जिसको मैं लिख रहा हूँ WB से, और महाराष्ट्र को मैं लिख रहा हूँ M से। ठीक है, और इसने कहा है कि डच भाषी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई 25%, और नीचे पूछा है कि पश्चिम बंगाल में डच भाषी लोगों की संख्या और महाराष्ट्र में जर्मन भाषी लोगों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले तो यही देख लेता हूं कि पश्चिम बंगाल में डच भाषी लोग, यानी ये वाला जो ब्लू कलर्ड है, ये डच भाषी लोगों का है, तो ये कितना है, 1444 है, 1444 है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन से, तो जर्मन भाषी, तो महाराष्ट्र ये रहा, और जर्मन भाषी लोग कौन से हैं, तो ये डॉट वाला हिस्सा है, 1705 है। ठीक है, अगर यहां पर पहले ही इनका डिफरेंस मैं देख लेता हूं, तो ये महाराष्ट्र का ज्यादा होगा, कितना, 261 हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 205 ये है और 46 ये है, 56 ये है। ठीक है, 56 और 205 कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब बढ़ोतरी कितनी हुई और कहां पर हुई वो देखेंगे, तो यहां पर कितनी, वेस्ट बंगाल में 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब है 1/4, और इसको 4 से अगर मैं काटता हूं तो ये 4 की 12, 4 24 और 4 एकम 4, 361 आता है। और यहां पर कितनी वृद्धि हुई, तो 20%। अगर 10% निकालता हूं मैं, 170.5, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना, 341। ठीक है, तो यहां पर कौन ज्यादा है, यहां पर ये वाला हिस्सा ज्यादा है, कितना, 20। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। यहां पर पहले ये महाराष्ट्र का हिस्सा ज्यादा था, और इंक्रीज जो हुआ उसमें ये वाला हिस्सा ज्यादा है, 20। तो 261 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो डिफरेंस आ जाएगा 241। अगर आप टोटल करके घटाओगे तो भी यही आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप पहले घटा करके जो फिर से बढ़ रहा है, ध्यान ये रखना है कि इस 20 को जोड़ मत देना डिफरेंस में। क्यों, क्योंकि ये पहले कम था, अब ये बढ़ रहा है तो फिर से घटेगा। आप टोटल करके भी निकाल सकते हो कि 1444 प्लस में 361 और 1705 प्लस में 341। अब फिर जो ये आएगा 2046 में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 1700 और 1805। ठीक है, 2046 में से 1805 घटाएंगे तो 241 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम ये है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ, इसीलिए ये बताना है कि एग्जाम में आपको कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जोड़ घटा भाग गुना ज्यादा ना करनी पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये क्या हो गया भाई, ये सभी स्लाइड्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये शुरुआत से खुल गया, फिर से आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था, 241 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और जुड़े रहिए। जो नया बच्चा है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चीजें अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और
और बच्चों को, अपने दोस्तों को भी बताइए कि प्रैक्टिस सेट अगर लगाना है, इस तरीके से आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और दिन में 2-2 3-3 मैं डालता रहूंगा, ताकि आपको ना तो बोर महसूस हो कि आप बोर हो रहे हैं इन चीजों से, और साथ साथ करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करते रहिए। गुड लक। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।